हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको परिभाषाएं पढ़ाऊंगी हिंदू लॉ की। इसमें से एक परिभाषा कस्टम्स के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ बहुत डिटेल में। ये परिभाषाएं कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कस्टम है, लेकिन इनकी जानकारी हमारे लिए होना जरूरी है ताकि हम जब आगे हिंदू लॉ को पढ़ेंगे तो ये सब इन शब्दों के बारे में जब हम जानते होंगे ना, तो वहां पे हमें दिक्कत नहीं आएगी कि इन शब्दों का क्या मतलब है। वहां पे बार बार हमें नहीं समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि समरक्त, फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड जो रिलेशनशिप्स हैं वो कौन सी हैं, सापेंट रिलेशनशिप कौन सी हैं, प्रतिषिद्ध नातेदारी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये सारी रिलेशनशिप्स के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी आज। और इन परिभाषाओं का आपके लिए आगे तक बहुत यूज आना है, तो इसलिए प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आगे के कॉन्सेप्ट्स में आपको काफी आराम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं परिभाषाएं। डेफिनेशंस में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेराइन ब्लड। फुल ब्लड, two persons are said to be related to each other by full blood when they are descends from a common ancestor by the same wife। मीन्स कि ancestor मीन्स पूर्वज और सेम वाइफ मतलब एक ही पत्नी से जब वो जनित होते हैं, मतलब पैदा किए जाते हैं, तब वो फुल ब्लड यानी फुल ब्लड, पूर्ण रक्त या सगे भाई बहन कहलाते हैं। हम कहते हैं ना हम सगे भाई बहन हैं, मीन्स हमारा पिता और माता दोनों एक ही हैं, तब हम सगे भाई बहन कहलाएंगे, पूर्ण रक्त भाई बहन या फुल ब्लड भाई बहन कहलाएंगे। बट वेन देयर डिसेंड्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स, मतलब पूर्वज तो एक ही है लेकिन उसकी पत्नियां भिन्न भिन्न हैं, मतलब आपकी माताएं अलग अलग हैं, तो आप सौतेले भाई बहन या अर्धरक्त भाई बहन कहलाएंगे, या इसी को कहेंगे हम हाफ ब्लड भाई बहन। दे आर हाफ ब्लड ब्रदर एंड सिस्टर। तो इसीलिए फुल ब्लड में पिता एक होता है और माता भी एक ही होती है दोनों की। हाफ ब्लड में पिता तो एक होता है लेकिन मादा अलग अलग होती है, तो इसीलिए उन्हें सौतेला भाई बहन कहा जाता है। एकोदर रक्त या सहोदर भाई बहन में क्या होता है कि माता तो एक होती है लेकिन पिता अलग अलग होते हैं। when they descends from a common ancestress but by different husbands। एंसेस्ट्रेस यानी पूर्वजा तो एक है, यानी माता तो एक है लेकिन पिता अलग अलग हैं, उसके जो पति हैं वो अलग अलग हैं, तब आप क्या कहलाएंगे, एकोदर या सहोदर भाई बहन कहलाएंगे। इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स और वाई ये ब्रदर सिस्टर हैं, या दो ब्रदर हैं या दो सिस्टर्स हैं। इनके बारे में हमें पता करना है कि वेदर दे आर फुल ब्लड रिलेटिव, हाफ ब्लड रिलेटिव और यूट्राइन ब्लड रिलेटिव, मतलब वो सगे भाई बहन है, सौतेले भाई बहन है या सहोदर भाई बहन है। तो हम क्या करेंगे, हम एच जो है हस्बैंड है, इसकी वाइफ डब्लू है, इनसे पहले एक्स पैदा हुआ, फिर इन्हीं से वाई पैदा हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि माता और पिता दोनों एक हैं एक्स और वाई के, इसलिए दे आर फुल ब्लड रिलेटिव, मतलब उनकी जो नातेदारी है वो फुल ब्लड से है, वो पूर्ण रक्त नातेदारी है। अब एच ने पहले डब्लू से शादी करी, फिर एक्स पैदा हुआ, फिर एच ने वाई से शादी करी, डब्लू 1 से शादी करी और वाई पैदा हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाफ ब्लड नातेदारी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एच पिता एक है, माता अलग अलग है, इसलिए दे आर हाफ ब्लड रिलेटिव, मतलब अर्धनक्त नातेदारी हो गई। अब सपोज मान लीजिए डब्लू ने पहले एच से शादी करी और एक्स पैदा हुआ, फिर डब्लू ने H1 से शादी करी और वाई पैदा हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे माता एक है, पिता अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगी, यूटेराइन ब्लड रिलेशनशिप, मतलब ये लोग सहोदर भाई बहन है, एक्स और वाई सहोदर भाई बहन है। इसका मतलब जहाँ माता और पिता दोनों एक है वो फुल ब्लड यानी सगे भाई बहन हो गए, जहाँ पे पिता एक है माता अलग अलग है वो हाफ ब्लड यानी सौतेले भाई बहन या अर्धरक्त भाई बहन हो गए, जहाँ पे माता एक है पिता अलग अलग हैं, वहाँ पे ये लोग जो कहलाएंगे यूटेराइन ब्लड यानी सहोदर या एकोदर रक्त भाई बहन कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सापिंड नातेदारी, सापिंडा रिलेशनशिप। दो व्यक्ति एक दूसरे के सापिंड कब कहे जाएंगे? तो सा और पिंड जैसा कि सुनने से ही समझ में आ रहा है कि
ये स और पिंड दो शब्दों को जोड़ के बना है, मतलब जब दो व्यक्ति एक ही पिंड के होते हैं तो वो सापिंड कहलाते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पिंड क्या होता है। पिंड मतलब कि जब किसी व्यक्ति के मरने पर कोई अन्य व्यक्ति उसको श्राद्ध कर सकता है, गया में जाके उसका पिंड दान कर सकता है, तो वो दोनों एक दूसरे के सापिंड कहे जाते हैं। तो अभी अभी श्राद्ध का महीना निकला है, आपने देखा होगा किसी के परिवार में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसका श्राद्ध किया जाता है। तो जिसको भी उसी व्यक्ति का श्राद्ध करने का राइट है वो व्यक्ति उस व्यक्ति का सापिंड कहलाएगा, क्योंकि वो श्राद्ध करना पिंड दान करना कहा जाता है। तो सापिंड मतलब जब एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति का श्राद्ध कर सकता है, पिंड दान कर सकता है, तो वो एक दूसरे के सापिंड कहे जाएंगे। सापिंडा रिलेशनशिप को सेक्शन 3F 3 में बताया गया है। सेक्शन 3F 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट आपको बताता है कि सापिंडा रिलेशनशिप में कितनी डिग्रियां होंगी और कैसे कैसे उसमें इंक्लूसिव होगी। जैसे माता की तरफ 3 पीढ़ी तक, पिता की तरफ 5 पीढ़ी तक होगी और 5वीं पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी उसमें इंक्लूसिव होगी। और जो एक्स व्यक्ति है, जो संपृक्त व्यक्ति है, जिसके बारे में पता करना है कि वो सापिंडा रिलेशनशिप किसी उसकी है या नहीं है, वो व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन गिना जाएगा। जो सेकंड पार्ट है ये आपको बताता है कि सापिंडा रिलेशनशिप कब कब मानी जाएगी। जब कि एक दूसरे में से सापिंडा नातेदारी के सीमा के भीतर पूर्व पुरुष होगा, तब माना जाएगा कि वो सापिंडा रिलेशनशिप में है, मतलब लीनियर एसेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ सापिंडा रिलेशनशिप, तो वो जो है सापिंडा माने जाएंगे। इसके अलावा इफ़ they have a common lineal ascendant who is within the limit of sapinda relationship with reference to each of them, अगर उन दोनों को के बीच में कोई एक कॉमन सापिंड व्यक्ति है तो भी वो दोनों जो हैं सापिंडा रिलेशनशिप में माने जाएंगे, सापिंडा नातेदारी में माने जाएंगे और वो दोनों एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, वो अपना बेयर एक्ट निकाल लें ताकि वो इसको डिटेल में सही से समझ सकें। और ताकि बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ बेयर एक्ट के माध्यम से ही, ताकि आपको बेयर एक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ना आ जाए। तो बेयर एक्ट खोल लीजिए, अपना निकाल लीजिए और अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज मान लीजिए हमें x और y की सापिंड नातेदारी निकालनी है कि वेदर दे आर सापिंड और नॉट। तो हम क्या करेंगे कि हम x को सबसे पहले लिख लेते हैं और इसको हम संपृक्त व्यक्ति यानी कंसर्न पर्सन मान लेते हैं कि जिसके बारे में हमें निकालना है कि उसका सापिंड कौन कौन है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बताएगा कि ये माता की ओर से 3 पीढ़ी तक, माता के माध्यम से उसकी ऊपरली ओर की परंपरा में तीसरी पीढ़ी तक आएगा, विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज द 3rd जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर, एंड इंक्लूसिव लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्स को हमने फर्स्ट जनरेशन मान लिया क्योंकि इसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हर दशा में वंश परंपरा संपृक्त व्यक्ति से ऊपर की तरफ जाएगी और जो संपृक्त व्यक्ति है वो फर्स्ट जनरेशन गिना जाएगा। तो हमने x को फर्स्ट जनरेशन मान लिया क्योंकि x से हम गिन रहे हैं। फिर x की मदर आ गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई। फिर x की मदर के मदर फादर यानी x के नाना नानी, ये 3rd जनरेशन हो गए। इसके बाद आएगा x के पर नाना और नानी, ये चूंकि 4th जनरेशन हो जाएंगे और माता की तरफ केवल 3 जनरेशन जानी है तो इसलिए यहाँ पे पर नाना नानी जो हैं सापिंड रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं एक्स के फादर की तरफ से सापिंड रिलेशनशिप। एक्स के फादर सेकंड जनरेशन हो गए क्योंकि एक्स फर्स्ट जनरेशन हो गया। फिर फादर के फादर, फादर के फादर के फादर, फादर के फादर के फादर के फादर और फादर के फादर के फादर के फादर के फादर, मतलब पिता
दादा, परदादा, परदादा, और ये आ गए परदादा। अब ये सेकंड जनरेशन हो गए, ये थर्ड, ये फोर्थ जनरेशन हो गए, ये फिफ्थ जनरेशन हो गए, और ये सिक्स्थ जनरेशन हो गए। क्योंकि ये सिक्स्थ जनरेशन हो गए इसलिए ये सापिंडा रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। तो क्या हो गया, एक्स की मदर की तरफ से 3 पीढ़ी, मदर, नाना नानी और एक्स। पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, एक्स, फादर, दादा, परदादा और परदादा। परदादा, परदादा जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे, परदादा इसमें नहीं आएंगे, और पर नाना नानी भी इसमें नहीं आएंगे। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, इफ दे हैव अ कॉमन लीनियन एसेंडेंट हु इज विद इन द लिमिट्स ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। जबकि उनका कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष है जो निर्देश में उनमें से जिसके भी प्रति हो उसके सापिंड की सीमा के भीतर हो। तो अब अगर हम y की भी सापिंड सीमा निकालें कि कौन कौन उसका सापिंड है, तो y के में भी कहीं FF हैं जो y के भी सापिंड हैं और x के भी सापिंड हैं, FF पर्सन। तो y का सापिंड भी और x का सापिंड भी, दोनों का सापिंड है, एक कॉमन पूर्व पुरुष है, एक कॉमन लीनियन एसेंडेंट है जो दोनों का है। तो ये दोनों भी सापिंड हो जाएंगे। मतलब या तो y इन सब में से कहीं पर आए तो x और y सापिंड हो जाएंगे। अगर इन सब में कहीं नहीं भी आ रहा है लेकिन y का और x का एक सापिंड है कॉमन, तो y और x सापिंड हो जाएंगे। तो इस तरह से सापिंड रिलेशनशिप में 2 तरह से देखना है कि क्या उसका कोई लीनियन एसेंडेंट है जो उसका सापिंड आ जाएगा। अगर उसमें आ रहा है तो आ जाएगा y, और अगर उसमें नहीं आ रहा है तो दोनों का अगर एक कॉमन लीनियन एसेंडेंट है जो पारंपरिक पूर्व पुरुष है दोनों का, तो भी दोनों जने सापिंड हो जाएंगे। सापिंड नातेदारी पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, पीसीएस, जे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स के पेपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें अक्सर पूछ लेते हैं कि माता की तरफ कितनी पीढ़ियां या पिता की तरफ कितनी पीढ़ियां, या माता की तरफ 5 पीढ़ी, पिता की तरफ 3 पीढ़ी, इस तरह से लिखे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये माता की तरफ 3 पीढ़ी, पिता की तरफ 5 पीढ़ी तक आता है, ये इंक्लूसिव होती हैं पीढ़ियां, और एक्स जो है फर्स्ट जनरेशन गिना जाता है, जो कंसर्न पर्सन है उसको फर्स्ट जनरेशन गिना जाएगा। तो इतना अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको कंपटीशन में काफी रिलीफ रहेगा। अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां क्या क्या हैं और कब 2 व्यक्ति कहे जाएंगे कि वो प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर आते हैं। द फर्स्ट वन इज इफ वन इज अ लीनियन एसेंडेंट ऑफ द अदर। यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो तो क्या कहला जाएगा कि वो लोग प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आते हैं। पूर्व पुरुष मतलब आप जिस व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं उसका पिता, उसका दादा, उसका परदादा। पूर्व पुरुष उससे ऊपर पहले आने वाला पुरुष जिसका जन्म उससे पहले हुआ है, उससे पहले का पारंपरिक पूर्व पुरुष है, तो वो व्यक्ति एक दूसरे के सापिंड कहे जाएंगे। नेक्स्ट इज if one was the wife or husband of a lenient ascendant or descendant of the other। यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो। पूर्व पुरुष यानी पिता, दादा, परदादा, उनका पति या पत्नी रहा है, दादी या ऊपर तक चले जाएं, और वंशज यानी आपके पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री, वो सब जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनमें से किसी का भी पति या पत्नी रहा है तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते। थर्ड वन इज इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर ऑफ द ग्रैंडफादर्स और ग्रैंडमदर्स ब्रदर ऑफ द अदर। यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की पत्नी है, मतलब भाभी हो गई, या पिता अथवा माता के भाई की पत्नी है यानी चाची, ताई और मामी हो गई, या पितामह या पितामही के भाई, पितामह यानी दादा दादी के भाई की पत्नी है, या नाना नानी के भाई की पत्नी है। यहाँ पे पति की बात नहीं हो रही, केवल पत्नी की बात हो रही है क्योंकि सबके भाइयों की बात हो रही है। तो सबके भाइयों की पत्नी है अगर, तो भी वहाँ पे वो व्यक्ति उससे शादी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज इफ़ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर। अगर वो दोनों भाई बहन हैं, अंकल एंड नीस,
चाचा ताया और भतीजी हैं, मामा भांजी हैं, आंट एंड नेफ्यू हैं, फूफी और भतीजा हैं, आंट एंड नेफ्यू हैं, अंकल नीस हैं, या मौसी और भांजा हैं, या भाई बहन के अपत्य या भाई भाई के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हैं। इफ़ चिल्ड्रेन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ 2 brothers or 2 sisters, then they are called to be a prohibited relationship, इन अंडर अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो उनके बीच में शादी नहीं हो सकती। अब आती है इसकी एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण धाराओं में जो दिया जाता है वो धारा में कुछ छूट जाता है, या धारा के जो कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं उनको और स्पष्ट करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, उसके लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको बता रहा है कि क्लॉज एफ एंड जी, क्लॉज एफ बताता है सबइंडर रिलेशनशिप और जी जो आपको बता रहा है वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बता रहा है। वो क्या करते हैं, रिलेशनशिप बाय हाफ फॉर यूट्राइन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड, मतलब फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड, समरक्त, अर्धरक्त और सहोदर रक्त को हम लोग समझ चुके हैं कि जिस तरह से फुल ब्लड की सगे भाई बहन हैं उसी तरह से सौतेले और सहोदर भाई बहन भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल लेजिटिमेट, लेजिटिमेट कब होता है, जब माता पिता की शादी लीगल रूप से की गई जाती है तो वो लेजिटिमेट बच्चे कहलाते हैं, और अगर वहाँ पे शादी नहीं हुई होती है या लीगली वैलिड नहीं होती है तो वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो इलेजिटिमेट बच्चे कहलाते हैं। तो लेजिटिमेट बच्चे और इलेजिटिमेट बच्चे दोनों की तरफ से जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे मान्य है। रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, तो आपकी जो रिलेशनशिप एडॉप्शन से है चाहे ब्लड से है, दोनों रिलेशनशिप यहाँ पे आती हैं। एडॉप्शन के बाद क्योंकि बच्चा ये मान लिया जाता है कि वो अडॉप्टिव फैमिली में आ गया है, इसलिए वो अडॉप्टिव फैमिली में भी शादी नहीं कर सकता। तो दत्तक ग्रहण से पहले जहाँ पे था यानी जहाँ उसका जन्म हुआ वहाँ पे भी उसकी रिलेशनशिप मानी जाएंगी और वो शादी नहीं कर सकता केवल विवाह के पर्पज़ के लिए, और जो जहाँ पे उसका एडॉप्शन हुआ है वहाँ पे तो सभी पर्पज़ के लिए उसकी रिलेशनशिप मानी जाएंगी और विवाह के पर्पज़ के लिए भी मानी जाएंगी, और जहाँ पे उसका एडॉप्शन हुआ है वो वहाँ पे भी शादी नहीं कर सकता। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी विवाह की आवश्यक शर्तें हिंदू विवाह की, जो नेक्स्ट लेक्चर है। तो विवाह की आवश्यक शर्तों में काफ़ी सारी धारणाएं हैं जिनको मैं क्लियर करूँगी आपको कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो इसे ज़रूर सुनिएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के जो वीडियो आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।